Good evening, guys. So here we are with some another important practicals of value added method. So in this question we have to find the value added by firm A and B. Also you have to calculate GDP at MP and you have to calculate NDP at FC. NDP at FC is called domestic income. GDP MP, we all know what is it. And of course you have to calculate value added by firm A and firm B. So let us solve the question. The question is सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट. अमाउंट दिया है, सब करोड़ में अमाउंट है, वो हमारे आपके लेवल से ऊपर का अमाउंट है. सेल्स बाय ए, सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, चेंज इन स्टॉक, ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं. सबसे पहले तो फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने आपको सिखाया ही है कि फॉर्मूले पे करिएगा और फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूला लिखिएगा क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो उस पर भी मार्किंग्स होती हैं. सबसे पहले फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? ग्रॉस वैल्यू, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. यही था, इससे ज़्यादा तो आपको कुछ करना है नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और थी ना, क्या जा रहा है कि अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर कर देंगे तो वही जीडीपी एमपी है. या अगर कोई भी 2-3 फॉर्म है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म एक्स, अगर सारे फॉर्म्स की वैल्यू भी ऐड कर देते हैं तो वो जीडीपी के बराबर ही होता है. चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेल्स फाइंड करनी है ए की. क्वेश्चन में दो जगह यहाँ पे ए का सेल्स दिया है. पहला दिया है सेल्स बाई ए 500 और दूसरा दिया है सेल्स बाई ए टू बी 200. अब यहाँ 500 का अमाउंट बेटा वो अमाउंट होता है, वो अमाउंट है जो ए ने टोटल सेल्स किया है 500. इसी टोटल सेल्स 500 में बी को कितने का किया है ए ने सेल्स? 200 करोड़ का. यानी ओवरऑल बी को किया है 200 का, लेकिन 300 किसी और लोगों को भी सेल्स किया है. तो टोटल जो सेल्स का अमाउंट है वो एक ही बार लिखेंगे 500, क्योंकि ये 200 का सेल्स जो बी को किया है ए ने वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. तो 500 रुपये, 500 का मतलब 500 करोड़ यहाँ सेल्स हो गया, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक. तो चेंज इन स्टॉक ऑफ ए निकाल के दिया हुआ है 20, बहुत अच्छी बात है, 20 ऐड कर दीजिएगा. 500 प्लस 20 माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको एक वैल्यू दिया है परचेज बाई ए 320. परचेज कितना दिया है ए का? 320 को माइनस कर दीजिएगा. 520 और माइनस 320 200. 200 इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म ए. बस आ गया सर आंसर, कुछ और आपको इसमें अतिरिक्त करना ही नहीं है. बी का देखें, बी का एक आध चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, उसे भी कर लेते हैं. सेल्स देखिए सर बी की, कहीं भी सेल्स एक बार नहीं दिया है, तोड़ तोड़ के बी ने सेल्स किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे हम एक जगह एकत्रित कर लेंगे. सबसे पहले बी ने सेल्स किया गवर्नमेंट को, कितने का? 100 करोड़ का. अब यहाँ से बी का मैं लिख कर रहा हूँ, सेल्स हो गया बी का 100 करोड़ प्लस सेल्स बाई बी टू हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का कितना किया? हाउस होल्ड को किया है 350 करोड़. हाउस होल्ड बताया था ना, या तो हाउस होल्ड को कर सकते हैं, या तो फर्म को कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट को कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नल सेक्टर को सेल्स कर सकते हैं, क्योंकि यही चारों सेक्टर है इकोनॉमिक्स में. तो यहाँ पे लेकिन फर्म को नहीं इंक्लूड करते हैं, बाकी अलग अदर तीनों सेक्टर की ही सेल्स इंक्लूड होती है. तो सेल्स हाउस होल्ड को किया है 350, तो सेल्स में ही जोड़ दीजिएगा 350 और 100 450. और कहीं सेल्स सेल्स बाई ए टू बी है, तो ए का सेल्स था, छोड़ दीजिए, और तो कहीं सेल्स नहीं है. तो ए का बी का सेल्स टोटल कितना हो गया? 450 प्लस चेंज इन स्टॉक निकाल के दिया है, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी 10, जोड़ दीजिएगा 10, यानी 350 और 100 450 और 10 460 करोड़ यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेल्स है. किसकी? बी की. माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको डायरेक्टली कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन एक जगह इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. यही पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है. लास्ट पॉइंट देखिएगा, नहीं आ रहा है, हल्का सा जूम कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके दिख जाएगा. सेल्स बाई ए टू बी 200. याद है जो पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि ए ने बी को 200 करोड़ का सेल्स किया था. अब सर एक बात बताइए, ए ने अगर बी को सेल्स किया तो ए के लिए तो वो सेल्स था जो इस टोटल सेल्स में इंक्लूड था, लेकिन बी के लिए एट द सेम टाइम वो परचेज भी तो हो गया.
बात समझिए, मैंने 100 रुपये का सामान बेचा, किसको, किसी एक पर्सन को। जैसे आप ही के क्लास में अगर मैं किसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो यार कि जैसे मैंने नित्यानंद वर्मा का नाम ले लिया, तो नित्यानंद वर्मा को मैंने क्या किया है, सेल किया है, कितने का, 100 रुपये का कुछ, तो उसके लिए वो 100 रुपये का परचेज भी तो हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे बी ए से खरीदा है, सेल्स बाई ए टू बी, सेल्स ए ने किया है बी को, तो बी के लिए परचेज भी हुआ 200, तो ये 200 इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बी का। 460 में से 200 घटा दीजिएगा, 260 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाई बी। वैल्यू एडेड ये आपका 260 किसका आ गया, बी का, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बाद में, डेप्रिसिएशन बाद का एडजस्टमेंट है, परचेज स्टॉक वगैरह ये सब हमने ले लिया है। तो अब आपका वैल्यू एडिशन हो गया, आंसर 200 हो गया वैल्यू एडेड बाई ए और 200 हो गया वैल्यू एडेड बाई बी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपीएमपी। मैंने स्टार्टिंग में बताया 2 तरीका है इस क्वेश्चन में, या तो आपको दे देगा वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो you will add the values of all these sectors to obtain the total value, that is GDP at MP. Now in this case you have to add the value added by each firm. So the value added by A is 200 crore I think, yes, and the value added by B is 260 crore. So GDP at MP is equal to 460 crore. कैसे आया ये 460 CR? तो दोनों के वैल्यू एडिशन को ऐड कर दिया। आगे 1-2 स्टेप और फर्दर जाना है, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एमपी की वैल्यू आ गई, एनडीपी एफसी पे जाना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करिए सर, डेप्रिसिएशन 120, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए 460 में से 340, ये क्या बना, एनडीपी एट एमपी, और लास्ट में एनडीपीएफसी निकालना है, तो इसमें से एनआईटी माइनस कर दीजिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो वैल्यू कितनी है, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों फॉर्म ने कितना पे किया था, 75, ठीक है, तो 75 माइनस कर दीजिएगा 340 में से, आपको वैल्यू मिल जाएगी 265, 265 करोड़ विल बी द आंसर ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। द सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस इवनिंग इज you have to find the value of gross value added at factor cost, GVAFC निकालना है। चलिए काम पे लग जाते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आपको, GVAMP is equal to value of output minus intermediate consumption. Value of output will be in the 2 parts, to sales plus change in stock. Change in stock का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स की वैल्यू दी है 180 प्लस चेंज इन स्टॉक इस बार भी क्वेश्चन में निकाल कर दे दिया है 15, 180 और 15 195 माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, 195 में से 100 गया, वैल्यू कितनी बच जाएगी 95, ये 95 वैल्यू बनी क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बन गया जी। इतना जल्दी ही प्रोडक्शन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व होता है, या नेशनल इनकम का क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व होता है, बस कंसेप्ट आना चाहिए। हुआ क्या, सेल्स में से हमने स्टॉक को जोड़ दिया और रॉ मटेरियल को माइनस कर दिया, तो हमें मिल गई वैल्यू जीवी एट एमपी, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट दिया है उलझाने के लिए, एक आपको रेंट दिया है और दूसरा प्रॉफिट दिया है। देखिए प्रॉफिट सर इसका पार्ट ही नहीं होता है, प्रॉफिट पार्ट होता है इनकम मेथड का, जो हम आगे पढ़ेंगे, उलझाने के लिए दिया है, फॉर्मूले में नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ा ना घुसा हुआ यार। दूसरा रेंट, रेंट क्या है, जो लैंड के अगेंस्ट में पे करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नो डाउट। लेकिन एक बार परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, तो रेंट जैसी चीज क्या है, इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगी, वो उसी का पार्ट इंक्लूड उसमें हो गया। तो 100 इसमें माइनस कर देंगे 95, जीवी एट एमपी निकालना क्या है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, और यहाँ पे एनआईटी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन एनआईटी नहीं दिया है आपको, सिर्फ एक आइटम दिया है सब्सिडी, तो कभी भी सब्सिडी देगा और एमपी से एफसी आना है तो सब्सिडी ऐड होता है, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स देगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो सब्सिडी यहाँ पे जोड़ देंगे 95 और 10, 105 वैल्यू हो जाएगी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू। सबसे पहले सेल्स, ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके जीवीए एमपी निकालेंगे, और फिर उसमें से कुछ आइटम्स डिडक्ट करके एनवीएफसी फाइनली हम निकालने वाले हैं। फॉर्मूला फिर एक बार मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन, बोलो जी भैया, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक विल बी द वैल्यू नाउ सेल्स, सेल्स हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज 800 लाख और 800 करोड़, यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ इट।
800 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 20 और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 50, तो 20 में से 50 घटाएंगे -30 इस बार वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस -30, मैथमेटिक्स में इतना तो आप भी पढ़े होंगे, मैं भी कुछ ठीक ठाक पढ़ा हूँ कि प्लस माइनस 800 में से 30 आपकी वैल्यू जाती है 770 जो है वो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अलग से नहीं दिया है, 3 इसके आइटम्स दिए हैं तोड़ के। इंटरमीडिएट परचेज 500, परचेज ऑफ मशीन 200 और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60। परचेज ऑफ मशीनरी पहले ही यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मशीन इज ए फाइनल गुड एंड यू हैव टू कैलकुलेट ओनली इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओनली। तो रॉ मटेरियल हम परचेज किए इंडिया में 500 का और बाहर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया होगा, यार क्या दिक्कत है, हम अच्छा प्रोडक्शन काम करते हैं तो हमें फॉरेन के रॉ मटेरियल चाहिए 60, तो 560 टोटल हो जाएगी कितनी इंटरमीडिएट परचेज। अब यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को घटा देंगे तो 210 विल बी द वैल्यू, ठीक है 210। ओके सो 210 यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA एट MP। लाना क्या है NVFC, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, अमाउंट क्या है डेप्रिसिएशन का 30, 180 विल बी द वैल्यू ऑफ NVA एट MP। NVAFC आपको ले आना है, एक स्टेप और फर्दर जाएंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं है कहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी की वैल्यू दी है, तो सब्सिडी की वैल्यू ऐड कर दीजिएगा 40, ठीक है 220 करोड़ और 220 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये जरा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकालना है आपको। अब इसमें GVA NVA वाला कंसेप्ट हटा दिया है, फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं एक बार, GVA एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पूछ क्या रहा है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यही है। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूले के ही हिसाब से हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की ही वैल्यू निकाल दीजिए ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू GVA एट MP प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नहीं हो जाएगा, बताओ जैसे मैथ्स में x की वैल्यू फाइंड करते थे हम लोग बचपन में, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू बेटा निकालनी है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू इधर आएगा, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस में इज इक्वल टू उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन और GVA MP निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब GVA MP निकालने के लिए हिंट दिया हुआ है, NVAFC 100, नेट वैल्यू एड फैक्टर कॉस्ट 100 है। अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन हम जोड़ देंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितने दी है 10, 110 डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो GVAFC हो गया, और प्लस NIT जोड़ दें तो GVA MP हो जाएगा। NIT निकाल दीजिए, GST माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 15 यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 125 वैल्यू क्या हो जाएगी GVA एट मार्केट प्राइस। तो GVA एट मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या हो गई 125। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू दी है सर क्वेश्चन में, हाँ -75। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लीजिएगा, -75 आ जाएगा इधर इज इक्वल टू के, और ये ऐड हो जाएगा इधर, तो 125 में 75 आप जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। अगर आप चाहें तो आंसर चेक भी कर सकते हैं कि 200 अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू है, इसमें से अगर हम 75 घटा दें तो 125 हमें GVA एट MP की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी पे कुछ और क्वेश्चंस करके, और वो लास्ट वीडियो होगा प्रैक्टिकल का, इसके बाद हम इनकम मेथड पे आएंगे। थैंक यू।